नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। अरावली टाइम्स पॉडकास्ट पे आप लोगों का स्वागत है। साथियों, शख्सियत रूबरू में आज हमारे साथ है साहिल खान मेवाती जी। क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट और मेयो के इतिहास पे, मेवात के इतिहास पे बड़ा अच्छा रिसर्च कर रहे हैं और बहुत ही तार्किक तरीके से आपको ऐतिहासिक विश्लेषण करके बताते हैं कि मेवात क्या है, मेवात का इतिहास क्या है और आज के मेवात में और पहले वाले मेवात में क्या डिफरेंस है। साहिल भाई, आपका स्वागत है। जी साहिल भाई, एक कहावत है, दिल्ली पे दाओ दियो अपनापन के मान, डरवा दिल्ली पे दाओ दियो अपनापन के मान, डर पे मेवंशु खिलजी मुगल पठान, ऐसे कहा जाता है। तो ये मेवात का मेवात क्या है और मेवात का ऐसा ऐतिहासिक अपन हम चर्चा करें, इसके संदर्भ में अपन चर्चा करें जो ये कहावत मैंने बोली है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा हमें विस्तार से बताइए। तो शुरुआत हम मेवात की बताते हैं, भौगोलिक क्षेत्र पर क्या था। तो उत्तर दिल्ली, एक आगरा जी, मथुरा और बैराग जी, बसे चौकड़ा, बीच में मुल्क मेवात। बिल्कुल, ये तो हो गया मेवात का भौगोलिक क्षेत्र। जी जी, मतलब दिल्ली और आगरा के बीच और इधर आपका बैराट के, ये इसकी भौगोलिक सीमाएं थी और इसके बीच का जो क्षेत्र है वो मेवात है। जी, पूरा के अरावली के उसमें से। जी जी। तो मेवात का एक इतिहास है यहाँ क्या कि जो एक तरीके से सबसे ज्यादा जो जनजाति जाति पाई जाती है वो मेव समूह जाति है और वो एक लड़ाकू है जी। उसका क्या अरावली से एक अलग ही लगाव है जी। गोरिल्ला पत्ती हो, छापा मार हो जी। अगर हम देखें तो बलबन, गैसोलीन बलबन आए, ये पोख्ता क्रांत आए जी। तो उदाहरण आपको मिलेगा कहीं पे भी आप जाके देखो, लाखों में उन्होंने बलबन के टाइम पर मार दिए थे। अच्छा, बलबन ने मेवों को मारा? क्यों, क्या कारण रहा होगा? कि मेवों का एक सिस्टम रहा है कि वह अपनी क्षेत्र, अपनी जगह पे किसी दूसरे का, विदेशी आक्रांतों का वे कब्जा नहीं चाहते जी। क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी जल जंगल जमीन प्राकृतिक हम हमारे तरीके से चला जी, दूसरा इस पर हावी ना हो। ठीक है। फिर इसके बाद अभी हाल ही में राणा सांगा को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है जी देश में, पूरे देश में माहौल बना हुआ है। लेकिन हम खानवा युद्ध से पहले बयाना के युद्ध पे बात करते हैं जी, जो उसके 1 महीने पहले हुआ। 1 महीना पहले जी। तो बाबर से वो युद्ध होता है जी। राणा सांगा मेवाड़ से हैं जी और उनका एक सेनापति जी जो मेवाड़ रियासत का राजा है जी, दिल्ली के नजदीक है, तो वो एक मजबूत और भरोसेमंद उनको साथी मिलता है जी। तो बयाना की युद्ध फरवरी 1527 ईस्वी में होता है। तो उसमें राजा संघ का मेवात एक बड़ा योगदान रहता है राणा संघ, उस युद्ध को बाबर से जीत जाते हैं जी। और ये राजा संघ का मेवाती वही है जिनके फादर अलावर खां मेवाती, जिन्होंने अलवर शहर को बसाया था जी। और बाला किला जी वही राजा संघ का मेवाती है। ठीक है। अब सबसे बड़ा एक बहुत अच्छी चीज आपको मैं बता रहा हूँ, उसके बारे में कोई नहीं पता कि राणा सांगा जी लड़े जी। जब उनके घाव हो गए तो वो उनको बाहर निकाल दिया कि हम बाद में भी करेंगे। तो वो कमान राजा हसन खां मेवाती ने संभाली और राजा हसन खां मेवाती जब तक लड़े जब तक उनके प्राण न निकले। उनके साथ 12,000 ऊंट सवार मेवाती शहीद हुए थे। ये पहला हिस्ट्री का युद्ध है जिसमें कोई राजा अपनी सेना के साथ खप गया। ये मतलब कुल मिलाकर अगर आप इसको देखते हो कि बाबर भी मुसलमान था और मेवात के मेव भी मुस्लिम है, पर मेवात वाले हैं जो बाबर के खिलाफ लड़े, तो मतलब कहीं ना कहीं बात धर्म की तो है ही नहीं जी। क्योंकि धर्म और देशों से पहले कबीले बात थे जी, नस्ल जिसको में भी एक मजबूत कबीला है। आप अभी वर्तमान में जाएंगे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपको हिंदू रीति रिवाज के में भी मिलेंगे जी। अब पाकिस्तान का जब परसिमन होया, देश अलग हुए जी, तो पाकिस्तान में मेवात है जी। वहाँ पाकिस्तान में मेवात है जी। वहाँ की एक संस्था है नागरा जी, उसमें मेवाती भाषा रजिस्टर करवा दी वहाँ के लोगों ने। अच्छा। और मेवाती कल्चर में ही वो पगड़ी और पाग बांधकर प्रोग्राम करते हैं, पूरा कल्चर उनका वही है जी। अब ईरान इराक में जाओ, कई देशों में भी हो। तो अभी जैसे अपन ने ये दोहा स्टार्ट किया था
उसमें आपने खिलजियों के लिए बताया कि तुगलक के खिलाफ लड़े हो, बाबर के खिलाफ लड़े, तो मुगलों के खिलाफ भी लड़े। और कोई ऐसी हिस्ट्रिकल चीजें, जैसे अकबर के बारे में कहा जाता है कि अकबर से भी उन्होंने युद्ध किया। अकबर के समय का एक बहुत ही दिलचस्पी बात है जी। जोरदार अकबर की, और बहुत प्रेम कथा आपने सुनी होगी। एक सस्वंदनी मीना और दरिया में जी, ये प्रेम कथा आपको आयकर रिपोर्ट में भी मिलेगी, अलवर गजेटर में भी मिलेगी, भरतपुर गजेटर में मिलेगी, और जितने भी सरकारी कागज हैं उस पे हम ईस्ट इंडिया कंपनी के जो औपनिवेशिक लेखक थे उन्होंने इसके बारे में बहुत अच्छा लिखा है। और ये क्या है कि इसके दो पात्र बताए आपने, तो एक तो दरियाव मेव, हाँ, और दूसरा जो लेडीज पात्र है वो सस्वंदनी मीना। सस्वंदनी मीना, हाँ ठीक है। क्योंकि ये दोनों कबीलों में बहुत ही आज भी हम देखते हैं कि मीणाओं में बहुत अच्छा मतलब आज भी वो भाई भाई, और 1930-40 तक तो इकट्ठी मीटिंगें कर रहे हैं समाज सुधार की। बिल्कुल। सस्वंदनी मीना क्या है कि बहुत खूबसूरत लड़की जी, और बताते हैं कि अकबर का भी उस पर दिल आ गया था। हाँ। लेकिन सस्वंदनी के दादा ने दरिया खान के पिता से पहले ही संबंध कर दिए थे, अगर आपके लड़की होगी या लड़का होगा कोई भी होगा, आप इसमें संबंध करेंगे। अगर मेरे लड़का हुआ तो आपकी लड़की देंगे, आपकी लड़की हुई तो मेरे लड़का भी देंगे। अब क्या कि अकबर उस समय दबाव भी डालता है जी, लेकिन वह दबाव सक्सेस नहीं होता है। उधर से सस्वंदनी उसको भेजती है दरिया में को कि भाई मैं आपके अलावा किसी के भी नहीं होंगी। तो ये बहुत बड़ी प्रेम कथा है, इसको कभी मैं खत्म होगा। अच्छा, तो बहुत मिलाकर बात यहाँ आती है कि राजपूतों ने तो मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, मुसलमान होने के बावजूद मेवों का और मुगलों का कोई ऐसा वैवाहिक संबंध नहीं है जी। इसके ऊपर भी कोई ऐसी हमें सुनने को मिलती है कि एक बार कोई मेवात की लड़की थी, उसको वो ले गए थे। हाँ, उसका नाम था रजनी। अच्छा, ये किस दौर की बात है? ये अकबर के समय की। अच्छा, एक बार कोई मेवात की लड़की थी, उसको वो ले गए थे। हाँ, उसका नाम था रजनी। अच्छा, ये किस दौर की बात है? ये अकबर के समय की। अच्छा अच्छा, बाहर, और वे जिस गोत्र से मैं आता हूँ चिरकलोत गोत्र। अच्छा, हमारे दादा था उस समय। आपकी पाल की थी वो? हाँ, न पाल की नहीं थी, तो शायद डैमरोत या कोई और दूसरे पाल की थी। ठीक है, लेकिन गोत्र आपका था? गोत्र हमारे जो उसको राजा से अकबर के महल से जो छुटा के लाए वे हमारे गोत्र के थे, दादा पहाड़। अच्छा अच्छा, और वो भी क्या है कि जैसे कि एक गोहिरा होता है, एक गो होती है। हाँ बिल्कुल, जो वो गो को उसमें उसकी बहुत मजबूत पकड़, हाँ, रस्सी बांध के उसको लटकाया और उस पर चढ़कर उसको महल से निकाल कर लाए, फिर वो दादा बहादुर से शादी हुई। तो ये मतलब ये ऐतिहासिक प्रमाण है कि चाहे राजपूत रहे हो, इन्होंने सबने सत्ता से हो गया, लेकिन मेव हमेशा सत्ता के खिलाफ खड़े रहे जी, और अपने वैचारिक मुद्दों को लेकर हमेशा लड़ते रहे। क्योंकि इन्हें स्वाभिमान अपनी जो कबीला से है वो समझौता नहीं किया। ये क्या है कि इनकी एक प्रथा थी, आप देखो पश्चिम राजस्थान में जाएंगे सांड प्रथा मिलेगी जी, या दास प्रथा, सती प्रथा, ऐसी अनसंत प्रथा मेवों में आज भी नहीं है, वो ना पहले थी। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर हम जाएंगे शाखाओं में देखें तो एक हनुमानगढ़ में शाखा होता है, वो तो उसमें पहली बार ऐसा आता है कि हिंदू लेडीजों के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था, उसमें मेव नहीं है, कोई भी मेव ही नहीं है। अच्छा, मतलब हमारी जब युद्ध करके आते हैं तो हमारी जो लेडीज हैं, एक है रतवाई और एक और होती है हमारी, एक तो हुई रतवाई और एक और है हमारा, उसको बोलते हैं यार, नृत्य ही है मेरे ध्यान, रणबाज नृत्य। रणबाज नृत्य में क्या होता है कि महिलाओं को भी बराबर पुरुषों के युद्ध की प्रक्रिया सिखाई जाती है, तो हमारे बराबर से लड़ती है, मतलब जल के। अब आप ये देखो 12,000 सैनिक शहीद हो गए, एक भी महिला ने जोर नहीं किया, ये भी बड़ा उसका तो ऐसे भी होता है। जैसे आप और अपन देखते हैं कि उत्तर भारत में विशेषकर जो किसान कबीलाएं हैं, इनके अंदर है जो नाता प्रथा तो आपको मिल जाएगी, लेकिन ये जोहर वाली प्रथा ये मिलेगी नहीं। हमारे यहाँ गुजरों में एक कहावत है कि रो मत लाडो ले ले फेरे, यो मर गए तो और बथेरे। मतलब वो नाता प्रथा है हमारे, पति मर गया तो कोई बात नहीं, दूसरे की शादी, जोहर करने की प्रथा ही नहीं है उत्तर भारत के कबीलों में। तो साहिल भाई, पुराने मेवों की इतनी हिस्टोरिकल चीजें हैं और इतने लड़ाके थे, इतने स्वाभिमान के लिए लड़े,
और जब सत्ता के खिलाफ सब लोग झुक रहे थे तो वो लड़ रहे थे। आज का मेवात और आज के मेव हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं बिल्कुल इसके विपरीत है। उनको एक टैग दिया जा रहा है कि चोरी चकारी करते हैं, लुटेरे हैं। इसके ऊपर आप मतलब ये ऐसी बदतर हालात कैसे हुए? सबसे जो बड़ा हुआ मेवों के साथ 1947 में जब दंगे हुए जी, तो 1946 में पैदा होता है बॉम्बे प्लान जी, कॉर्पोरेट का सिस्टम होता है। और इस कॉर्पोरेट सिस्टम को छुपाने के लिए 1947 दंगे भड़काए जाते हैं। और दिल्ली मुंबई बीच में मेवात है, वो मुसलमानों की बड़ा एरिया है, मजबूत कौम गुजर जाट ऐसे, तो उसको कैसे डिवाइड करना है। तो वहां सबसे ज्यादा दंगे की आग बढ़ रही है भरतपुर से, अलवर से, चारों ये रियासतों से। तो मेव दो भागों में बढ़ गया, आधे से ज्यादा मेव तो पाकिस्तान चले गए, कुछ मेव तो वापिस आए, उनकी जमीनें जो शरणार्थी आए उनके पास है। वहां से मेव आने के बाद जो हमारे पुरखे थे उन्होंने सबसे पहले कुछ नहीं किया, पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं दिया, अपने पुरखों की जमीनों को कैसे निकाला जाए उस पर काम किया, मेहनत कर कर अगर जमीन गई तो वो जमीन को खरीदा भी। एक ऐसे कहा जाता है कि 57 की गदर की पड़ी मुल्क में रेल, गोरा मार घेर है सारी दिल्ली गई दहल। इसके ऊपर भी मतलब कि मेवों ने ना जो गोरों से लड़ाई लड़ी, ये ट्राइबल एक्ट आया, सीटीए आया जिसको अपन क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट कहते हैं, वो मेवों पे भी लागू हुआ। मतलब आप 1857 की गदर को देखते हो तो 57 की गदर में दो कौमें उत्तर भारत की ऐसी है जो पूरी इकट्ठी होकर लड़ रही है, उसमें मेव और गुर्जर है। तो मेव भी है जो सीटीए से प्रभावित है, तो वो क्या है मतलब कैसे उनके लागू हुआ उसके ऊपर आप थोड़ा सा, जैसे आप कई बार लिखते भी रहते हो सीटीए के ऊपर। अगर जब गुजरों में मेवों की बात आएगी तो ऊपरी दाऊ जो हम बोलते हैं गंगा यमुना वाला क्षेत्र, दोआब वाला दिल्ली के आसपास है, तो यहाँ मेव गुजर दोनों साथ मिलकर लड़ रहे थे। तो आपको इससे पहले अगर मैं ले जाऊं, क्योंकि यूरोपियन जैसे निवेश औपनिवेशिक आए, 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर उन्होंने तिजारत की, जहांगीर से ली, फिर धीरे धीरे वो बढ़ते गए। फिर परासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, फिर उन्होंने अपने कारखाने और तेज से स्थापित कर लिए। लेकिन स्थापित बाद उन्होंने दो लोगों को टारगेट किया, एक तो जो जिनके पास लैंड है मजबूत, तो एक जो भारत की वो जनजाति जो अपना पूरे मतलब इस रियासत से दूसरी रियासत में कारोबार कर रही है। जैसे आप बंजारों को उदाहरण दो, ठीक है, आज भी आप भी राजस्थान और हरियाणा के टच में आप देख रहे हो, कहीं पे भी जाए ना पुरखे ये बताएंगे बंजारों की माया निकली, बैलगाड़ी। बंजारे क्या है कि ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा काम बंजारों का था उस समय, जो अभी भी नमक का ट्रांसपोर्ट करते हैं, बेचते हैं। अब जैसे गलियारा लोहा है, हम खेती किसान वाले, तो आज भी औजार जैसे दरात वरात या जो खेती किसानी जुड़े हैं, चिमटा विमटा कंपनी, वो आज भी बनाते हैं। तो उस समय देखो वो उस समय से बना रहे हैं। सासी जनजाति है, उसका शराब में वो माहिर थे, शराब व्यापार। अब विदेशों से आ रहे, वो अच्छी क्वालिटी की बनाते थे और उनका देखो कितना दोन क्या है। तो तीसरा एक बहुत है, एक पाकिस्तान से आई है जनजाति जाति ओड जो उनका क्या था, राजपूतों में भी होते हैं। हाँ, वो राजपूत क्या है, टैग है कोई जैसे एक संघ राजपूत एक संघ। तो ओडों का काम था कि कुएं बनाना, बावड़ी, मतलब आज का सिविल इंजीनियर नहीं बना सकते, वो कला थी उनके पास। और ऐसी बहुत सी उनको टारगेट किया गया। अब देखो आप इन्हें जू खोल दी, चिड़ियाघर खोल दी, और हमारे कुछ उसको कैद रखते हैं, चिड़ियाघर रुपये कमाने का कॉर्पोरेट का कैद रखते हैं और बेचारों की हालत। और हमारे कलंदर मंदारी ऐसी जो जाति जनजाति थी, रीछ भालू बंदर आप तक हमने भी देखे थे, उनना चाहते हैं। और उनका क्या है कि इतना शोषण नहीं होता जितने अब हो रहा है, उनका विचारों का सिस्टम डाउन करना। ऐसे क्या है कि उन्होंने 1700 जब प्लासी बक्सर के युद्ध हो गया तो उन्होंने सोचा कि किन को हम टारगेट करें। तो दंत संहिता ये तो है नहीं थी इंडियन पैनल कोड, उससे पहले 1700 दंत संहिता ये तो है नहीं थी इंडियन पैनल कोड, उससे पहले 1793 में रेगुलेशन वॉल्यूम 22 कुछ ऐसा एक्ट आया। उन्होंने क्या कि मजिस्ट्रेटों के द्वारा जो जज वज होते हैं उन जनजातियों को टारगेट करा जाए और बदनामी करी जाए, तो वे चीजें करें। उसमें मैं भी नहीं थे। हाँ, उसमें क्या है कि पहले उन्होंने ओपन नहीं किया कि कौन कौन थे, उनमें तो धीरे धीरे कर रहे थे। तो 1857 क्रांति आती है, 1857 क्रांति में जो लड़े, कोई भी छोटा सा कबीला कोई हो जो लड़े और बढ़िया तक लड़े, उसको टारगेट किया।
जबकि तो उसमें मेवात में भी आ गए, मेव भी आ गई, और जबकि खुद उनके कुछ हुए थे, जैसे अधिकारी थे क्रिस्टी 28, एक जज था गुड़गामा में, मेवात में हिस्सा है, वो कह रहे हैं तो मेव तो अपराधी टाइप की जनजाति नहीं है, उसको क्यों इसमें ला रहे हो। ऐसे बहुत से उनके जो अधिकारी थे, लेखक थे, जो किताब लिख रहे थे, उन सब ने कहा कि भाई इनको क्यों ला रहे हो। उनका मकसद ये नहीं था कि इनको लाना, उनका मकसद था कि यार इनको कैसे रोका जाए, ऐसा कानून बनाया जाए जिससे इनके दमन हो और इनके बच्चों को शुरू से ही टारगेट करे। अब आप जिस गुजर हो, आप पर लैंड है, आप पर सब कुछ है, तो आप क्या चोरी करोगे, आपके घुसपैठ करेगा कोई, आप पर राज करने के लिए चलाएगा, आप जल जनी, तो आप तो लड़ोगे। आपके आप हो, मैं हो, हमारी लेडीजों पे उस समय किलो किलो में चांदियां, सोना और खेती अच्छी थी, सब चीज होती थी, और यहाँ तक भेड़ बकरियां और सब कुछ था। उनको बचाने की लड़ाई उनपे सीधी है। हाँ, वे लोग चोरी और डकैती करेंगे, आप खुद सीधा सोचो। तो उनको टारगेट करने के लिए ये चीजें लाई गई। नहीं, वो तो स्पष्ट है कि क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट उन्हीं पे लगा जो उन पे लड़ाई की, उसमें तो अपने को मतलब ज्यादा विस्तार से, क्योंकि जो लोग क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट को समझते हैं वो जानते हैं कि जिन्होंने 1757 की क्रांति में भाग लिया उनके ऊपर वो लागू किया उन्होंने बाद में। अब देखो, और वो फिर 1952 तक उन्होंने स्थापित। पंजाब प्रांत में अब हरियाणा में हिस्ट्री उठाएंगे तो मेवात अलग और पूरा हरियाणा एक तरफ। इतने 1857 क्रांति में जितने शहीद मेवात में हुए, पूरे हरियाणा कहीं पे, यहाँ तो पंजाब का। अब मध्य प्रदेश में जाओ, सादत का मेवाती इंदौर में उसका अब जब प्रयागराज जिसका इलाहाबाद है, जहाँ उसका एक पार्क है, उसमें आज भी मेवाती उनका वो लिखा हुआ है, पीलीभीत। और राजस्थान में भी, मतलब ऐसा कोई नहीं है जहाँ मेव का हिस्ट्री नहीं। लेकिन अब बाद में वो त्रुटि करते करते इन्होंने खत्म ही करने की पूरी प्लानिंग बनाई, लेकिन अब चीजें दोबारा आ रही हैं। मतलब ये रहा कि गदर के बाद में कुछ तो सरकार की ज्यादतियों से और पहाड़ों में, नदियों में किनारे बसे, और उसके बाद में सिस्टम की मुख्य धारा में आने से कहीं कट गए और फिर वो संघर्ष ही करते थे। ये एक और चीज है जो साहिल भाई अभी देखने को मिल रही है। कहते हैं मेवात में बुलाते हैं, फिर उसको जो गाड़ी ले लेते हैं, पैसे देते, उसको क्या बोलते हैं आपकी देसी भाषा में? वो ऑनलाइन टकलूबाजी। अब इसका क्या है, अभी देखो सबसे ज्यादा जो देश में प्रसिद्ध था जाम बटाटा, झारखंड का एरिया, वो आदिवासी और उनका, वहाँ के बहुत कीमती जमीन है, वहाँ काजू बादाम की खेती हो रही है, सब चीज हो रही है, तो उनको बेचारों टारगेट। ये हमारे देश में नहीं है। जब आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का सिस्टम ला रहे हैं तो विदेशी आप घुसपैठ कर रहे हैं, तो बाहर से जब डॉलर क्यों चल रहे हैं, तो अपने देश में पता नहीं ट्रेडिंग चल रही है, तो वो कहाँ से घपला हो रहा है, वो एक अलग बात है ना। वो इसके छोटा मोटा वो सिस्टम देखें। और मेवात जो आज है 3 राज्यों की सीमा पे है, और दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। अब बॉर्डर आप दक्षिण राजस्थान का उठा लो, पाकिस्तान वाला सीमा उठा लो, कोई सा उठा लो, तस्करी तो वहां होनी है थोड़ी बहुत, अपराध किस बॉर्डर पे नहीं है। तो मेवों को ही विशेषकर क्यों टारगेट किया? मेवों को इसलिए किया जा रहा है ना, सबसे ज्यादा गांव मेवों के ही हैं। अब जमीनें भी तो मेवों की इनको लेनी है, कैसे यहाँ से इनको हटाया जाए, क्योंकि मेरे हिसाब से ये मानना है कि दिल्ली के नजदीक है और पूरी जगह है जो आप देखते हो कि माइग्रेशन कर दिया उन्होंने, चाहे जाटों की लैंड हो, चाहे गुजरों का आपका वेस्टर्न यूपी वाला इलाका हो, चाहे इधर से गुड़गांव का हीरो का इलाका हो, लेते कि मेवात एक ऐसी जगह जहाँ पे वो जमीनें खरीद नहीं पाए और एस्टेब्लिश नहीं पाए। ये एक बड़ा कारण होगा मेरे हिसाब से। अभी देखो, ये अगर देखें हम, मेवात दंगा हो रहा है, दुनिया ने देखा, देश विदेशों में चर्चा हुई, हिंदू मुस्लिम धार्मिक दंगा था। एक मिनट है तो मेवात है जो जी दिल्ली एनसीआर के सबसे नजदीक क्षेत्र, यहाँ 3-4 कौमों का एक कबीलों का मतलब ये एक लैंड है जी। जाटों का अहिरवाल, इधर यूपी के टच में हो जाएंगे तो नोएडा, इधर गुजरों का, सोनीपत के आसपास तो जाटों ने अपने बेच दिए, बिल्कुल गुड़गामा के अहिरों ने जमीन बेच दी, और इधर अपने नोएडा के गुजर और बच्चे मेवात में जाना, मेवात जाओ आपको सफेद टोपी वाला नहीं मिलेंगे, बिल्कुल तो पगड़ी और पग वाले मिलेंगे जी। और वही सीधी भाषा,
उनका मतलब कॉर्पोरेट हावी नहीं है। यस, और ना वो अपना कल्चर छोड़ पाए। हाँ, वही जैसे आप राजस्थान के जयपुर के आसपास है कलेवा, बिल्कुल। तो कलेवा आज भी वह सब मिलेगा आपको। तो इसमें एक चीज और है साहिल भाई, अभी मेवात से एक बहुत बड़ा हाईवे निकाला है, और अभी जो मैं मतलब दो चीजों को अपन रिलेट करके देखते हैं, मेवात में भी जो तथाकथित रूप से दंगे कराए गए, और जो NHAI का जो वो रोड आया है जिसको आप क्या नाम DMIC, इन दोनों का आपस में कोई इंटरलिंक है? जी बताइए इसमें कैसे क्या है? देखो, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की थीम है कॉर्पोरेट को विकसित करना और कुछ ही लोगों के हाथ में शासन सत्ता जी, या एक चुनाव प्रणाली लगा कुछ भी लगा, नई शिक्षा नीति है ना। तो ये जो दिल्ली NCR से निकल दिल्ली से मुंबई के बीच में जा रहा है, दिल्ली मुंबई हाईवे, तो आपको मैं एक चीज जो ले जाता हूँ बैक जी। भारत में सबसे पहले हिंदू मुस्लिम दंगा होता है 1893 में पुणे में। पहला दंगा पुणे महाराष्ट्र में हुआ, हिंदू महाराष्ट्र, ठीक है। इससे पहले कोई नहीं थे, ठीक है ना। और इसके बाद जब 1946 में जब बॉम्बे प्लान होता है कॉर्पोरेट का, उसके बाद 1947 वाला दंगा होता है जो पूरे देश भर में लगभग हिस्सों में होते हैं। और राय सरकार 1951 में, जिसमें वित्तीय मंत्री थे हमारे सरदार मनमोहन सिंह जी, तो उसमें पॉलिसी आ जाती है निजीकरण वाली पॉलिसी। तो उसके बाद आ जाता है बाबरी मस्जिद, है ना। अब DMIC वाला चीज आया है तो ये दंगे आ गए, तो मेवात जैसे दंगे आ गए। अब मेवात हर बार कॉर्पोरेट ने अपना कुछ पाने के लिए हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति थी, इसमें अब मेवात आ गए। और देखो दिलचस्पी बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ मैं, मेवात दंगा हम तुम नजरों में हिंदू मुस्लिम दंगा, लेकिन कॉर्पोरेट के नजर में आज भी कबीला और खेती किसानी वाली जाति जनजाति है। क्योंकि जब उसकी हरियाणा सरकार की जो रिपोर्ट आती है उसमें क्या लिखा होता है, 500-600 अज्ञात में मुस्लिम युवक अपराधी, और दंगा हिंदू मुस्लिम हो रहा है, एक ही जाति के अपराधी हैं। जबकि एक अखबार उससे पहले आता है, कटिंग आती है हरियाणा सरकार की मोस्ट वांटेड की, उसमें टॉप पे था सोनीपत 42 और सबसे नीचे था नूह में एक ही था, उसकी कोई जाति पता नहीं क्या जाति, मोस्ट वांटेड की क्रिमिनल। अच्छा, क्रिमिनल। तो उसमें देखो टॉप पर सोनीपत और जिले टॉप पर थे, लेकिन नूह सबसे नीचे था, एक ही क्रिमिनल मोस्ट वांटेड, उसकी कोई पता नहीं क्या जाति है क्या नहीं है। और उसके बाद भी आप लिख रहे हो 400-500 युवक अज्ञात मेव मुस्लिम। अब मुस्लिम शब्द ये जोड़ा है कि हरियाणा में जो मेव है तो मुस्लिम धर्म नहीं है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में तो हिंदू भी मिलेंगे मेवात को, लेकिन मेवात हरियाणा वाले में वो हमें आपको मुस्लिम मेव मिलेंगे। अब वे टारगेट करे, अब कल को मैं भी जाऊंगा, अज्ञात है, हो सकता है मुझको फंसा तो मैं भी मेव हूँ और युवक हूँ। तो इसका मतलब आप चीज को एक्सप्लेन करिए कि ये क्यों किया जा रहा है। ये जैसे राजस्थान में सरिस्का बाग परियोजना किया है, जैसे हरियाणा में सफारी पार्क ला रहे हैं। अभी आप CT एक्ट की बात चल रही है, CT एक्ट में तो देखें भारत सरकार रैंक के कमीशन लाई, रैंक के कमीशन में कसाई कलंदर मुंडारी आदि मुस्लिम जाति जनजाति जो हर कई तरह उनका भी, तो कसाईयों की जब बूचड़ खाने खुलते हैं खोलते हैं तो उससे तो एलर्जी है, लेकिन मेवात में जो बूचड़ खाना है उसमें विदेशी सेवकों का हुए है। धर्म से तुम्हें दिक्कत है तो उनसे दिक्कत क्यों नहीं जो विदेशी हैं, भारतीय मूल के लोगों से क्यों दिक्कत है। बिल्कुल, मुसलमान ही अगर आपको चाहिए तो भारत के मुसलमान ठीक है, इनको प्रमोट करो, सऊदी अरब के मुसलमानों के साथ। इसका मतलब ये कि आपने उन रैंक कमीशन में पहले टारगेट कर दिए, तो ये उनको पता नहीं है क्या लिख रहे हो तुम। उसके बाद तुम इजाजत कमीशन लिया है, बिल्कुल इजाजत कमीशन में आप उत्तराखंड के मेवों दर्शा रहे हैं, उत्तराखंड में सर्वाधिक हिंदू मेवों की आबादी है, और उसका अच्छा एक चीज, इदाते कमीशन और रैंकी कमीशन में मेव पूरे भारत भर के DNT में है या सिर्फ कुछ क्षेत्रों के? अगर हम देखें रैंकी में तो मेवों को नहीं दर्शाया, लेकिन इदाते कमीशन में उत्तराखंड के इनको दर्शाया गया। एक्चुअली रैंकी कमीशन तो दर्शाने के लिए बना ही नहीं है, रैंकी कमीशन तो DNT को क्या सुविधाएं देनी चाहिए वो मुख्य धारा में आ जाए, इसके लिए बना है। जो आपका रैंकी आयोग बना है वो इसलिए बना है, जो UPA फर्स्ट वाली सरकार ने बनाया। और जो नरेंद्र मोदी वाली की जो सरकार थी जो 2014 के बाद में, इसने जो इदाते कमीशन बनाया वो बनाया कि ये DNT कास्टें है कौन, तो इसलिए रैंकी में किसी का नहीं। देखो इदाते कमीशन में इन्होंने उत्तराखंड के दर्शाया, लेकिन 6 अगस्त 2021 को एक उत्तर प्रदेश की आती है विमुक्त जाति प्रमाण पत्र बनाया गया,
जारी किए जाए, तो उस प्रमाण पत्र में 5 जिलों के मेव मेवातियों के नाम होते हैं, क्योंकि वहाँ यूपी में 3 नाम से मेवों के जाति प्रमाण पत्र बन रहे हैं। मेव मेवाती, मेव मेवाती। तो उसमें ऊपरी दाव जो मैं बता रहा था, गुर्जर मेवों का था, उसमें एक तो आपका हापुड़ हो गया, अलीगढ़ हो गया, बुलंदशहर हो गया, गाजियाबाद हो गया, और एक गौतम बुद्धनगर बोलते हैं। वे 5 जिलों को मेवों को जाति विमुक्त जाति में जोड़ा गया, उनको जाति प्रमाण पत्र जारी। और ये जो हरियाणा और राजस्थान के जो मेव है, ये इनके बारे में कई बार एसपीसी कोटा के लिए भी उठाए, नहीं दाते कमीशन में उसके बारे में कुछ रहा है, उसके बारे में कुछ नहीं है। तो उससे पहले अपन बात करते हैं बीके रैंके आयोग, बीके दाते आयोग, इनसे पहले भी अपन बात करते हैं तो अयंगर कमेटी है, उसमें कहीं जिक्र है अयंगर कमेटी के पेज 28, पेज संख्या 29, उसमें जिक्र है। उसमें एक कहावत और आती है, तो मेरे ध्यान से निकल रही है, थोड़ा मैं बताऊंगा उसको, लेकिन उसमें गुर्जर और मीना और मेवों का जिक्र आता है तीनों। गुर्जर मेवों का ऊपरी दाव का दे रखा है, और राजपूताना जिसको हम बोलते हैं, जो मैंने आपको ससवंदनी राजस्थान है, ससवंदनी और दरिमी भी बताई ना, उस तरह की कथा को जोड़कर मीना को एक मेव की शाखा या मीना को बताया, मीना की शाखा को मेव। इसका मतलब ये कि आपस में दोनों इंटरलिंक, इंटरलिंक बताया, लेकिन मीना को तो लाभ है, जो मैंने आपको ससवंदनी राजस्थान है, ससवंदनी और दरिमी भी बताई ना, उस तरह की कथा को जोड़कर मीना को एक मेव की शाखा या मीना को बताया, मीना की शाखा को मेव। इसका मतलब ये कि आपस में दोनों इंटरलिंक, इंटरलिंक बताया, लेकिन मीना को तो लाभ है, लेकिन मेवों को कोई लाभ नहीं है। बिल्कुल, जब आप जोड़ रहे हो तो एक को लाभ दे रहे हो, एक को लाभ नहीं दे रहे। ये बढ़िया बात बताया आपने, सही बात है। और फिर टारगेट भी कर रहे हो आज। चलो साहिल भाई, ये चीजें अपन करें। अब मेवों की अपन ट्राइबलिज्म की बात करते हैं, कबीलाइज्म की बात करते हैं। आप कह रहे हो मेव कबीला है, तो उसमें वो सब कुछ होता है जो कबीलों में होता है, उसकी खुद की खाप होती है, तड़ होती है, पाल होती है, तो वैसे मेवों में है कुछ ऐसा? हाँ बताइए। जैसे हरियाणा में खाप है, ऐसे मेवों की पाल होती है। और पाल कितनी पाल है मेवों में? पाल है 12 पाल है। और एक बोलते हैं उसको आधा ही है, उसको पहाट वाली। अच्छा, तो 12 पाल है उसमें। और इसमें बहुत है। अच्छा, एक चीज और है जो भारत के मुसलमानों को, मतलब मेवों को, जैसे मैं बात करता हूँ, आप गुजरों के, जो गुजर मुस्लिम कन्वर्टेड हुए, या जो मतलब जिन्होंने मुस्लिम पूजा रीति रिवाजों को अपना लिया, इस्लाम की रीति रिवाजों को, जो कबीले थे उनमें से कुछ लोग इस्लाम की रीति रिवाज अपना लिए, कुछ ही हिंदुज्म की रीति रिवाजों को अपना लिया, यही है ना? तो उसमें गुजर्स में क्या है कि अपनी सगी बहन से, मामा की लड़की से, और अपने जो 3 गोत्र टाल के वो शादी नहीं करते, मतलब 3 गोत्रों में शादी नहीं करते। क्या मेवों में भी ऐसा है? बिल्कुल ऐसा, क्योंकि मैं खुद का उदाहरण दूं। अच्छा, मेरी परदादा को देख लो, ऐसा नहीं है। दादा को देख लो, मेरे पापा को देख लो, मुझको देख लो, कोई ऐसा नहीं मामा मौसी पुप्पी, ऐसे चाचा चाची जो रिश्ते होते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी दादी नानी मैंने देखी है, मेरी मम्मी देखी है, मामी भी देखी है, चाचा चाची भी देखी है, कोई बुर्का नहीं पहनता है। अच्छा, ये देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हो आप, जो लोगों को पता नहीं है। मतलब आप अपन ये पॉडकास्ट में मेवों के कल्चर पे, मेवों की हिस्ट्री पे बना रहे हैं। तो जैसे पुरुषों में क्या पहना होता है मेवों का? जैसे पुरुषों में एक जैसे सिर पे से अपन शुरू करते हैं, तो सिर पे पगड़ी है उनकी, ठीक है, और एक हसली सी होती है, अब तो पुरुष नहीं पहनते। अच्छा, पुरुष भी हसली पहनते थे? हाँ, पहले चांदी की। एक बाकड़ा होता है हाथ में, कड़ा, जो अभी बोलते हैं, गुजरों में बहुत पहनते थे, पर अब मतलब अपन सिस्टमेटिक तरीके से बात करें, सिर्फ सरदार पहनते हो। और वे जो होता है ना, अब तो धोती और उनकी जगह तहमत बांधने करके। अच्छा, लेकिन वही है सिस्टम। और पुराने जो हैं, आप मैं बात टोपी थोड़ी होती है, पगड़ी बांधते हैं सिर पर। अच्छा, या साबी बांध रही। अच्छा। और जो महिलाएं, उनमें, महिलाओं में अब थोड़ा बदल गया है। पहले नहीं, पुराने मेवों की बात करें, जैसे आपकी नानी है, उससे पहले की बातें करें। कुछ था, जैसे कि मेरी नानी थी, उनके जैसे होते हैं ना कि बस लगाने। अच्छा, वो जो टिपके लगाते हैं। हाँ, गोदना था मेरी नानी के। अच्छा, तो उनका पहना भी थोड़ा अलग था। अच्छा, हमेल का भी जिक्र आता है कई जगह। अच्छा,
मतलब वो एक पुराना, जैसे कि अभी भी देखे जाता है ना, वैसे सिस्टम था। बहुत अच्छी बात बताई, कल्चरल उनका बिल्कुल ट्राइबलिज्म का है। मतलब एक कहावत भी है कि जाट का क्या हिंदू और मेव का क्या मुसलमान। हाँ, और एक और जाटों की मुसलमान मेव की एक कहावत है, आप खुद बता दीजिए क्या ये है? क्या है कि जो मेवात है उसमें एक तो ब्रज है, हाँ एक मेवात है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सटे हुए इलाके हैं। और ये जाटों का और उधर मेव का इलाका। मेव। तो इसमें क्या है कि ब्रज की रज दुर्लभ देवन को, कुछ जाटन को, कुछ मेवन को। मतलब जो देखो इतने देवताओं को भी नसीब नहीं जितनी जाट और मेव को नसीब है। और दूसरी बताऊं आपको, जो सिंसिनवाल है, महाराजा विश्वेंद्र सिंह है, सिंसिनवाल बोलते हैं, वो यदुवंशी है। उनमें छिरकलोत गोतुम में भी यदुवंशी हो। अच्छा, मेवों में भी ये होता है यदुवंशी। चलो ये देखिए, ये चीजें अभी बाहर से जो कोई आदमी देखता है मेवात के लहजे के तो मेवात में मजा, जबकि मैं खुद मेवात में बहुत काम किया हूँ और बहुत लोगों से मिला हूँ, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन बाहर एक डर सा बिठा रखा है कि सब मेवात में मजा ऐसे हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर हम जाए 20-30 साल पहले, अब जैसे मेरे तो बहुत शब्दों में खत्म हो गया। जैसे और पगड़ी रस्म होती है। अच्छा, मेवों में पगड़ी रस्म आती है। वो इतनी, उस पगड़ी रस्म में ये भी होता है, अलवर के आसपास ये हमने देखा था, सुना भी है कि जिस उस गोत्र का चौधरी अगर मीना है ना, उसको भी मेवों के बराबर सम्मान दिया जाएगा। जो मेव है उस गोत्र का, तो मीना भी बराबर सम्मान देंगे पगड़ी रस्म में। अब देखो इतना बड़ा सिस्टम। बिल्कुल साहिल भाई, ये आपस में इंटरलिंक चीजें ही हैं। और कोई मैसेज जो आप मेवात की तरफ से लोगों को डिलीवर करना चाहते हो या बताना चाहते हो? मेवात की तरफ से यही मेरा है, क्योंकि अभी तो हम लोग मार्क लग रही है जी, क्योंकि अब्दुल वाला सिस्टम आ रहा है। हाँ क्योंकि यूनिट ऑफ फैक्ट ट्राइब तो हमारे उत्तराखंड के भाई है हिंदू में जी, लेकिन मार हमें भी टिक रही है। लेकिन हमारे पास इधर राजस्थान के लैंड वालों का है, क्योंकि डीएम सब जमीनें चाहिए। हमको धर्म के तरीके से लड़ा रहे हैं, उनको जाति के नाम से लड़ाएंगे। वे चालू हो गया है। अब देखो उधर देखो नरेश मीना वाला थप्पड़ काम देखो, या कोई भी देखो, और कोई करता है तो उनको छोड़ देते हैं। तो कबीले ऐसे लोग करते हैं तो उनको छोड़ते नहीं है। बिल्कुल, मतलब कुल मिलाकर बात वही है कि वहां पे जो लड़ाई है, जिसमें वो कहते हैं कि हमारे 3% लोग हैं जो सत्ता पे काबिज है तथाकथित रूप से, जो हिंदुज्म की हम बात करते हैं, और यहाँ पे भी जो बात हो रही है तो वो कहीं ना वहीं आ जाती है। 3% का पूरा मैं आपको बताता हूँ, आपने जो जिक्र करा वे वक्फ बोर्ड में लाया। तो एक संस्था है मुस्लिम पर्सनल लॉ। अच्छा देखो, घूमते घूमते बातें वक्फ पे आ गई। क्या उसमें क्या है? मुस्लिम पर्सनल लॉ में मेव बहुत मजबूत जाती है मुसलमानों। आज तक मेव अध्यक्ष हो लोग कोर कमेटी सदस्य नहीं बना। हमारे यहाँ जैसे और भी हैं उपजाति के लोग, सक्का है, फकीर है, कलंदर मंदारी है, कसाई है, अंग्रेज है, तेली है, मनियार है, मुस्लिम नाई है। अब बहुत सारी जनजाति जाती है। आदि सिंह को तो मतलब मेव एक प्रकार से सिविलाइजेशन ही है, उसमें उसके सब पार्ट है, किसान भी है और उसके किसान के जो साथी हाँ, उनके उपजाति जैसे आपके समझ गया मैं। उनको भी मेव तो चलो अगर सदस्य बना लिया वो भी लोग, लेकिन आदि सिंह जनजाति ऐसी उनको सदस्य भी नहीं बनाया उसका आज तक। उनको पता ही नहीं कि हमारी भाग्यता है क्या नहीं। वो बस संसाधनों में वही 3% लोग का। और मैंने उत्तरी भारत में बहुत घूमा हूँ। मेरे एरिया में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ कब्रिस्तान है, जातिगत कब्रिस्तान। कुछ ऐसी जाति हैं जिनका बेचारे को पता नहीं कहाँ गए उनके, क्योंकि कुछ ऐसी जाति होती है आज इस शहर में, कल उस शहर में, वहां से मांगे या खाना बदलो मक्कड़। तो उनके बेचारे का आज भी नहीं है। और वास्तव में जो बड़े शहरों में जमीन है कुछ उनकी जमीन है, और वक्फ का ज्यादा नुकसान उनको होगा। और दूसरा ये है कि मैं बोला था कि तो हमारा भागीदारी था ही नहीं उसमें। आप कब्रिस्तान की बात करो, उत्तर प्रदेश जाओ जातिगत मस्जिद में मिलने को सुना। अच्छा, जो पसमानदा बिहार से चलता, अली अनवर है, फ्याज अहमद फैजी है। और पसमानदा एक सही है मेरे अंदाज से कि पसमानदा के रूप में देखें जैसे बहुजन क्रांति, तो वो अपने जो विरासत है उसको बचा लेंगे। अगर धर्म नाम से लोगे तो ना बच पाएंगे, जाति के नाम से हम बचा। असराफ और पसमानदाओं की इस लड़ाई के अंदर आप पसमानदा है जो संसाधनों में कहीं पे भी नहीं है। बहुत बढ़िया बात बताई आपने। और अगर जाति के नाम से करेंगे ना तो हो सकता है कि जैसे इकरा हसन
मुस्लिम गुजर है, आप जैसे हिंदू रीति रिवाज गुजर, कल को आपका बार आए तो एक रस्म आपके साथ खड़ी हो जाए। बिल्कुल होता है। अभी आप गुजर आरक्षण आंदोलन की जो लड़ाई है उसमें कश्मीर के बकरवाल गुजर जो है, जो इस्लामी रीति रिवाज को मानते हैं, हम लोग है जो यहाँ हिंदी रीति रिवाज को मानने वाले लोग हैं, हमारी लड़ाई थी, उन लोगों ने आवाज उठाई। हम तो ये चीज जान रहे हैं, जाट जान रहा है, मेव जान रहा है, गुजर जान रहा है, और ऐसी बहुत सारी। नहीं, गुजरों में इनमें भी अभी बहुत ज्यादा हिंदुइज्म और ये हाथ हो चुका है। नहीं, ये तो नस्ल से बढ़ के धर्म नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हो? ये तो जान रहे हैं, लेकिन दूसरी जो है ना, जैसे कि तेली है, उनको पता नहीं, जैसे लोहार को मुसलमान लोहार सेपी हो गए, उधर के लोहार उनका कोई कांटेक्ट ही नहीं है, और ये मिल जाएंगे। मतलब जो हिंदी रीति रिवाज में है, तेली है, लोहार है, वो इस्लामी रीति रिवाज में, जैसे नाई हिंदू सैन, वो सलमानी सुलेमानी उनको बोलते हैं। अच्छा। जैसे रंगरेज हो गए। जैसे मैं आपको बताऊं, जो एपीजे अब्दुल कलाम है, वे भी सीटी एक्ट वाली जाति मला जनजाति से आते हैं, जिनके जैसे निषाद और मलाका होता है ना, समुद्र किनारे काम, उससे आते हैं अभी तक। और एक और ये हो रहा है, पाकिस्तान की जो मिसाइल मैन है अब्दुल कादिर जी, तो भोपाल से, उनकी जाति मेव बताई जाती है। अब बताओ, 2 मिसाइल मैन जिन्होंने दोनों ही है जो सीटी जाती है, और फिर ऐसी वेपन लाइसेंस हम और तुम लोगों पे नहीं बन रहा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई इन जातियों को जनजातियों को वेपन लाइसेंस, वो उनका अतीत हमेशा बार बार उनकी इन चीजों को रोकता है, क्योंकि वो बागी है, बगावती है। क्योंकि ये 31 अगस्त 1951 में इन्होंने बोलता है कि भाई ये खत्म किया, लेकिन फिर अडातन अपराध अधिनियम के 1959, फिर उसको विमुक्त जाति कर दिया, फिर लोकल समिति आई 1965, फिर बार बार आते गए, और उनको कहीं ना वो मार झेलनी पड़ी। आप गुजरों का भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ मेव का दर्द नहीं है। आप देखते हो कि हिंदी रीति रिवाज के अंदर जो बड़े कबीले हैं, चाहे वो जाट हुआ हो, यादव हुआ हो, इनमें सबको है ना जो सत्ता के अंदर भागीदारी दी गई, लेकिन गुजरों को है जो आज तक सेंटर में कैबिनेट मिनिस्टर तक नहीं बनाया गया, तो वो सीटीए उनके कारण है एक बड़ा। और सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों का हो रहा है, जो जाति जनजाति, एक तो अल्पसंख्यक के नाम से, क्योंकि उनकी जनसंख्या आबादी बहुत है, दूसरा उनको पागल बनाया जाए, फिर EWS में आपको भी लाभ नहीं है ना उनको लाभ है, जब और उनसे कहा जा रहा है सत्सर कमेटी, रघुनाथ मिश्र कमेटी, अमिताभ खंडो कमेटी, इन पे ध्यान दो, जबकि भाई जब प्रशासन के तौर पर उनको टारगेट किया जा रहा है, ट्राइबल के रूप में टारगेट कर रहे हो, और फिर वह कह रहे हैं कि आप उन पर आर्थिक स्थिति पर लो, आर्थिक संविधान में है नहीं, फिर हम आर्थिक स्थिति पर लेंगे, जो हमें मुसलमान नाम से टारगेट कर रहे हैं, कुछ जाति के नाम से देख रहे हैं, वे लोग हमारे आय प्रमाण पत्र पर साइन कर देंगे? नहीं करेंगे, तो फिर वो कैसे होगा? अब जो मतलब लड़ाई कबीलाइज्म की है, ट्राइबलिज्म की है, और जंगल और जमीन को बचाने की लड़ाई, जिसको धर्म का रूप दे दिया गया मोटा मोटा, अगर अपन इसका निष्कर्ष निकाले तो। और उसमें मेव है जो सत्ता के हर क्षेत्र से, मतलब आप चाहे मुगल खिलजी आए हो, चाहे आपके पठान आए हो, चाहे आपके मुगल आए हो, चाहे अंग्रेज आए हो, चाहे ये काले गोरे अंग्रेज आए हो, इन सबसे मेव बराबर जो सत्ता के सामने सीना ठोक के लड़ता रहा अपने कल्चर के लिए और अपने मान सम्मान के लिए। एक को चीज मैं आपको बताता हूँ, अभी घटना हुई थी अलवर का, जो अलवर मासूम बच्ची कोलानी पाटन है, जिसको ऐतिहासिक नाम उसका आज भी कोलानी पाटन नाम से जाना जाता है, और पहले भी क्योंकि 1806 में महाराज गोपाल सिंह और के नेतृत्व में उस गांव पर आक्रमण किए थे, और एक बैग थी, तो वे लोग झुके नहीं, उन्होंने जो रियासत का वो होता है ना देना, कर मना कर दिया भी नहीं। और उसी अलवर रियासत में एक यासीन खान हुए, वो बैरिस्टर रहे, उन्होंने अलवर तहरीक और किसान आंदोलन 1933-34 के आसपास देखे थे, और उस समय मेवों के राजघराने भी थे, बहुत मजबूत लोग थे, मतलब कि जो राजनीति वो एक किसान कबीले, बहुत छोटा किसान था, बस वो पढ़ाया लिख कर बैरिस्टर बना, उसने अलवर के रियासत का जो राजा था उसकी सजा लंदन में केस लड़के उसको हिरासत में करा दिया, और उसकी जेल भी मृत्यु हो गई। देखो उस समय उसने, उस टाइम आप किसान आंदोलनों का इतिहास देखते हो तो एक मात्र राजा है जिसको देश निकाला दिया जाता है, जिसकी राज जाता है, वो अलवर का है, अलवर का, और मेव किसान आंदोलन रही है। तो अभी जो आप जिक्र कर रहे थे वो लड़की की घटना वाला, उसके ऊपर क्या कह रहे थे? उसके ऊपर ये है कि एक
और टाटा, पोटा, यूपीएनसीएल इनका अपराधी हो तो आप मन में आप कभी भी रेड दे सकते हो या गोली मारो तो कोई दिक्कत नहीं। जब ऐसे कानून का कोई अपराधी नहीं है। और साइबर क्राइम जो पूरे देश में चल रहा है, एंटीवायरस जो गो तस्करी की बात कर रहे हैं, सब जगह चल रहा है, सब वो कर रहे हैं। उसके नाम से आप रात को दबिश दे रहे हो, रेड दे रहे हो, वो भी बिना महिला कांस्टेबल के। चलो ठीक है आप दबिश दे रहे हो, लेकिन बिना महिला कांस्टेबल आप घर पर कैसे घुस जा रहे हैं? किस संविधान भाई अनुच्छेद 13 बोलता है कि मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। तो उस परिवार के जो बच्ची थी उसके कुछ अधिकार थे जो पुलिस प्रशासन के पाम से कुचल कर मरी है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये राजस्थान के प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली विधानसभा में उसके कुछ अधिकार थे जो पुलिस प्रशासन के पाम से कुचल कर मरी है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये राजस्थान के प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली विधानसभा में कह रहे हैं। और अम्मा राव है जो सीपीआई, वह लोकसभा में उन्होंने बात रखी है। जो कैबिनेट मंत्री हैं किरोड़ी लाल मीणा जी, वे खुद वहां पीड़ित वर्ग से मिलकर वे कह रहे हैं कि पुलिस सांप रबर का भी सांप बना देती है, इतना जुल्म कर रही है, मैं इनके खिलाफ लड़ूंगा। तो एक सत्ता वाला भी जा रहा है। और खुद पूर्व जो मंत्री बीजेपी सरकार के रहे राजस्व मंत्री, जब वे जिस दिन घटना होती है, जब वे धरना देते हैं, जब एसपी को पता चलता है कि कुछ घटना हुई है, अब हमें कुछ पुलिस कर्मचारी को निलंबित करते हैं, लेकिन आदेश तो बड़े अधिकारी ने दिया है ना, छोटे पे बार आदेश। और आईपीएस जो अधिकारी आज उनको सिटी एक्ट पढ़ाया जाता है, किस जनजाति जाति को किस तरीके से हमें वे करना है, और जनजात का सिस्टम, उनको पूरा सिस्टम पढ़ाया जाता है। तो ये बात तो किसी से छुपी नहीं है। तो मासू कई एक था राष्ट्रीय मानव अधिकार 2000 में कहा था, सन 2000 में एक ऐतिहासिक मीटिंग हुई कि हमें आदातन अपराध अधिनियम जैसे कानून को खत्म कर देना चाहिए। इससे कुछ जाति जनजाति आज भी झेल रही है। फिर कुछ लेखिकाओं ने क्या एक बहुत किताबें इसके ऊपर लिखी गई है। ये मैं खुद बना के तो नहीं कह रहा, अगर मैं कह रहा हूँ तो मैं गलत हूँ तो मुझे पकड़ के डाल दो। तो और लेखकों का और ऐसा हुआ। और एक वेब सीरीज भी देखिए दक्षिण भारत की, अभी उत्तर भारत में भीम जय भीम मूवी आई, मूवी 1993 के चंदू वाले पर वो बहुत चर्चा है, ऐसी बहुत हुई। और मैं मेरों अतीत के कारण ये जो कल प्रसिद्ध घटना, मैं मेरों की बात नहीं कर रहा, मेरे तो एक मेवात बहुत मजबूत है वहां तो कलंदर मंदिर बहुत सी हिंदू रीति रिवाज की एक बाबरी जनजाति है। वो दीप के पास एक गांव में चर गरवासी उनको जगह दी गई थी कुछ बीघा, तो उनकी डंडा हुआ पड़ा है। जब वो जाते हैं कमाने के लिए, जब प्रशासन को रुपए देके आते हैं जब देते हैं, अभी भी अब तक 2018-19 में एक सामाजिक कार्यकर्ता उन्होंने आर्टिकल लिखा था, फेसबुक पर आदमी उनकी पोस्ट है, वो खुद उस काम के मिल का है, वीडियो वायरल हुई। अब देखो वे चीजें हो रही हैं। और ये तो क्या है कि मेरे तो एक मजबूत है, ये तो दिख गए, उन विचारों का कौन उठाएगा। अब हमारे बीच में जैसे कलंदर और मंदारी की जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहे, उनको फकीरों में एंट्री कर रखा हो, इजाजत कमीशन में फकीरों को दर्शा रखा है। और एक ही नहीं, ऐसे तो बहुत है। मीरा से देख लो, उनके पास जमीन नहीं। ऐसे में कितनी जनजाति उपजाति को बताऊं। कलंदर की मैंने बात करी, जहां मैं रहता हूँ वहां वह ब्रीच भालू जिसको बोलते हैं ना, बंदर का खेल दिखाते थे छोटे से। जब हमने देखा, पता नहीं पीछे क्या हुआ, लेकिन वैगर एक्ट, बॉम्ब, ऐसे कई एक्ट आए, उन पे से चीजें हटा दी। वही जो कर्तव्य दिखा रहा है, मेहनत कर रहा है, उस पर तुम ये लगा रहे हो। और जो अपन ने शुरू में बात की, आप पानी को लाइसेंस देके वो बुलवा रहे हो। देखो जो पुरोहित है और जो धार्मिक गुरु है, वे भी तो ले रहे हैं ऐसी दान, उनपे भी तो कुछ करो ना। वे कोई मेहनत थोड़ी कर रहे हैं, किसी भी धर्म का धर्म गुरु, हाँ किसी का, मैं एक बात नहीं कर रहा, सबके। सही बात है साहिल भाई, कहीं ना कहीं चीजें अतीत से जोड़ के देखी जाती है। और ये जो क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट है, इसके नुकसान तो बहुत हुए, पर अब जो इनके ऊपर एंगर कमेटी बनी है, उसके बाद में आपका है जो दो आयोग वापस में वर्तमान की सरकारों ने भी आयोग बनाए हैं, बीके दाती कमीशन है, ये सब कुछ बने हैं। नुकसान इतना हुआ है, लेकिन अब जब हम मांग करते हैं कि इस देश की
रियल में इस देश को आजादी हम लोगों ने दी है, और ये हम लोग कोई भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा हक बनता है, ये हमारे स्वाभिमान की लड़ाई जो हमने लड़ी वो हमें मिलनी चाहिए। वहां पे कहीं ना कहीं सरकार पीछे हो जाए, ये हो रहा है आज के दौर में। मुझे ऐसा लगता है कि सरकारें ये चाहती है कि अगर ये दोबारा से मजबूत हो जाए, क्योंकि ये लोग हुए थे जो औपनिवेशिक सत्ताओं से लड़े और इन्होंने अपने जल जंगल जमीन को बचाया। 1773 के समय जमीनों का निजीकरण हो गया था। अब तो गवर्नमेंट वैकेंसी का निजीकरण हो रहा है, उस समय जमीनों का निजीकरण हो रहा था, उस समय ये लड़े थे। ये सरकार 2% लोग, हमारे तो 1% भी नहीं है नौकरी में, ये चली जाएंगे, कोई हमें फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारा जो हाथ की कला है हमारे लोगों की, जैसे मैंने बताया बंजारे का ट्रांसपोर्ट था, सांसी जनजाति या गडियर लोहार या कलंदर जो करता, ऐसे बहुत हैं। मैं ओड राजपूतों का भी मैंने दिया, या जैसे लैंड वाले हैं, अपन दोनों लैंड वाले हैं भाई। हमारी उन चीजों का जब बार होगा तो ये लोग फिर दोबारा से खड़े ना हो जाएं, इसलिए ये सब कुछ किया, ये सब कुछ हो रहा है। चलो साहिल भाई, आज अच्छा लगा आपसे मिलकर, और आगे फिर कभी आपको अपनी इन बातों को और विस्तार से बताने के लिए, समझाने के लिए मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साहिल, तुम